हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम करने वाले हैं हमारी दूसरी क्लास और ये होगी सी टेट की। सी टेट एच टेट यानी कि 6 to 8 आप सभी को पता है। सी टेट हो या एच टेट हो, 6 to 8 एनसीईआरटी दोनों में आती है बराबर की। तो इसमें जो सी टेट में 6 to 8 का रिवीजन हम करेंगे वो एच टेट के लिए भी और सी टेट दोनों के लिए ही ऑल्सो इम्पोर्टेंट होगा। एच टेट में भी 6 to यानी कि एच टेट में 6 to 10 आती है और सी टेट में 6 to 8 आती है। तो हम इसकी सी टेट की जो एनसीईआरटी करेंगे वो एच टेट वाले बच्चों के लिए भी उतनी ही इम्पोर्टेंट होगी। तो ये मत सोचना कि मैंने जो सी टेट लिख करके ऊपर डाली हुई है तो ये मत सोचना कि सिर्फ सी टेट के लिए इम्पोर्टेंट है। आप सभी को जो ये प्रीवियस ईयर के पेपर मिलेंगे उनमें से एच टेट हो या सी टेट आपका सिलेबस कवर होता हुआ चलेगा। तो आप सी टेट हो या एच टेट वाले बच्चे दोनों के लिए बराबर इंपॉर्टेंट होगी ये क्लासेज। आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ प्रीवियस ईयर के पेपर सी टेट वाले बच्चों के लिए। एच टेट वालों के लिए भी काम आएगी, 6 to 8 की एनसीईआरटी होती है इसमें, तो आपके साथ साथ 6 to 8 कवर होती चलेगी। आज का पेपर हमारा 2018 का है। आज का कौन सा पेपर है? आज का पेपर हम करवाएंगे 2018 को। और इस वीडियो में आप कमेंट करके बताओ कि अगर आपको सीडीपी के साथ साथ सॉल्यूशन चाहिए तो साथ साथ मैं सीडीपी और एसएसटी दोनों के ही सॉल्यूशन करवाती चलूँगी, क्योंकि ये पेपर की पीडीएफ तो मैं जैसे टेलीग्राम पर डाल ही दूँगी। अगर आप चाहते हो कि मैं सीडीपी भी सोल्व करवा दूँ तो साथ ही साथ मैं सीडीपी भी सोल्व करवा दूँगी। 30 नंबर की आएगी, दोनों में ही बराबर आएगी। जो हमारे एच टेट वाले हो या फिर सी टेट वाले, एच टेट और सी टेट दोनों की ही 30 जो है नंबर की आती है। 30 नंबर की आएगी। 30 नंबर की सीडीपी इनकी आएगी और 30 नंबर की ही सी टेट वालों की आएगी। तो दोनों की ही सीडीपी आएगी। दोनों का सिलेबस एक जैसा है। जैसे कि एच टेट वालों का थोड़ा सा जो है हाई लेवल हो जाता है, 2-3 जो है वो हमारे 2-3 चैप्टर उसमें एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं। लेकिन सी टेट जो है एच टेट हो दोनों में ही सीडीपी आती है, दोनों के लिए ऑल्सो इम्पोर्टेंट होगी बराबर की। तो दोनों की ही तैयारी हो जाएगी साथ साथ। अगर चाहो तो सीडीपी भी मैं सोल्व करवा दूंगी इसी वीडियो में, एक ही वीडियो में आपकी सीडीपी और 60 नंबर की एसएसटी। तो सभी बच्चे जो है, जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि सी टेट वाले बच्चे हो या एच टेट वाले दोनों ही जुड़ पाएँ। 18, 19, 20 12 से लेकर के आप जितने भी आपके 24 तक जितने भी पेपर हुए हैं सी टेट के, 12 से लेकर 2012 से लेकर के आपके 23 तक, अभी जो 24 में भी हुआ है 1 जुलाई में पेपर हमारा सी टेट का, वो भी होगा इसमें ऐड। 24 तक जितने भी पेपर हुए हैं सी टेट के सभी सोल्व हो जाएंगे। साथ ही साथ रोज़ एक पेपर सोल्व होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो इसमें हम आज करेंगे क्या, आज हम सिर्फ जो है वो एसएसटी वाला सेक्शन ही सोल्व करेंगे। सभी की जो है एक्सप्लेनेशन भी करवाऊंगी मैं, जितनी हो सकेगी मैं जो है पूरी करवाऊंगी। यहाँ से हमारा कहाँ से स्टार्ट है एसएसटी का, आज का पेपर है 2018 का पेपर। और ये एच टेट वाले बच्चे हो चाहे सी टेट वाले हो, दोनों के लिए ही बराबर इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि आप सभी को पता है सी टेट में भी 6 to 8 की एनसीईआरटी आती है और एच टेट वालों के लिए भी क्या है 6 to 10 की एनसीईआरटी आती है। तो 6 to 8 वाली कवर हो जाएगी, इसमें आपका रिवीजन होता चलेगा एच टेट वालों का भी साथ साथ। एक सेकंड रुकना, मैं देखती हूँ कहाँ पर है एसएसटी। ये रहा, सामाजिक अध्ययन। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन भी बच्चों को वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कर दिया करो। आप लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल भी मत करना, और लाइक करने के साथ साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करना। पीडीएफ मैं डाल दूँगी टेलीग्राम पे, वहाँ से आप पीडीएफ लेकर के अपना रिवीजन कर सकते हो। बाकी की अगर हिंदी इंग्लिश पेडागोजी वगैरह आप जो भी सोल्व करना चाहते हैं वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। हिंदी की पेडागोजी भी मैं करवा दूँगी साथ साथ, और सीडीपी सेक्शन भी सोल्व करवा दूँगी। अलग से सभी की प्लेलिस्ट बना दूँगी, वहाँ से जा करके आप अपना जो भी सब्जेक्ट हो कवर कर लेना। तो पहला क्या है, पहला क्वेश्चन है वात। देखो, वात दिग्दर्शी। वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो वाग दिग्दर्शी का मतलब क्या है? ये क्या मापने के लिए किया जाता है? वायु वेग को मापने के लिए किया जाता है, वायु दाब को मापने के लिए किया जाता है इसका उपयोग, वायु की दिशा माप देखने के लिए, या फिर वायु तापमान देखने के लिए। इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है वायु की दिशा मापने के लिए, दिशा देखने के लिए। इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? वायु की दिशा मापने के लिए किया जाता है। और इस यंत्र को आमतौर पर एक इमारत के उच्चतम बिंदु के ऊपर सज्जा के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं वायु की दिशा मापने के लिए। एक एंटीना वगैरह नहीं होता, एक जैसे ऊंची बिल्डिंग के ऊपर लगा देते हैं और उससे वायु की जैसे दिशा देखते हैं हम, उस तरह से जो उच्चतम बिंदु होता है किसी भी इमारत का, उसके ऊपर वास्तु सज्जा के रूप में इस्तेमाल करते हैं इसको। तो ये होता है वायु की दिशा के लिए, याद रखना। वात दिग्दर्शी, वात दिग्दर्शी का उपयोग किस लिए करते हैं हम? वायु की दिशा के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए,
वायुमंडल की निम्न में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचारण में मदद करती है? कौन सी परत है जो रेडियो के तरंगों के लिए जो है संचरण के रूप में जो है मदद करती है? तो ये हो जाएगी हमारी बाह्य वायुमंडल, थर्मोस्फेयर। कौन सी हो जाएगी? बाह्य वायुमंडल, थर्मोस्फेयर हो जाएगी। इसको क्या कहते हैं? थर्मोस्फेयर के ऊपरी परत को आयनमंडल कहते हैं। यानी कि बाह्य मंडल की ऊपरी परत कौन सी होती है? आयनमंडल। और आयनमंडल क्या होती है? रेडियो तरंगों के लिए उत्तरदायी होती है। क्या कहते हैं इसको? आयनमंडल भी बोलते हैं या फिर बाह्य मंडल लगा लो आप। इसको बोलते हैं आयनमंडल या बाह्य मंडल, वायुमंडल या फिर आयन मंडल। और ये रेडियो तरंगों के लिए उत्तरदायी होती है। रेडियो तरंगे आयन मंडल से परावर्तित होकर के पृथ्वी के ऊपर लौटती हैं, जो कि अधिक दूर तक संचार करने में सहायक होती हैं। क्या होता है? रेडियो की तरंगे आयन मंडल से टकरा करके परावर्तित होकर के वापस लौट जाती हैं धरती के ऊपर, जो कि अधिक दूर तक संचार करती हैं। और इन रेडियो तरंगों से क्या होता है? रेडियो से और टीवी कार्यक्रम होते हैं ना, वहाँ प्रसारण किए जाते हैं, यही रेडियो तरंगे होती हैं। और ये रेडियो तरंगे कौन सी तरंगे संचरण करती हैं? तो ये बाह्य वायुमंडल में। क्वेश्चन नंबर 33 देखो। पृथ्वी की विभिन्न परतों के क्रम में आंतरिक से बाहरी तम परत तक पहचानिए। क्रम में दर्शाना है इनको, बाहरी से आंतरिक से बाहरी। कौन सा होगा? खुद से लगा के देखो इनको। सबसे ऊपरी परत कौन सी होती है? सबसे ऊपरी परत को हम बोलते हैं क्रस्ट। सबसे ऊपरी परत को क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। और ये परत ठोस होती है और इसके नीचे एक अत्यंत गाढ़ी परत होती है। सबसे ऊपरी परत को क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलेंगे। फिर दूसरी होगी मेंटल और तीसरी होगी कोर। कोर, मेंटल, क्रस्ट। नीचे से ऊपर लगाओ तो, और अगर ऊपर से नीचे लगाओ तो क्या होगी? ऊपर से नीचे की तरफ लगाओगे तो क्रस्ट होगी। सबसे ऊपर होगी क्रस्ट, उसके बाद क्या होगी? एक सेकेंड रुकना। देखो, उस सबसे ऊपरी परत क्या बताई थी? क्रस्ट होगी, जिसको हम हिंदी में प्रपट्टी बोलते हैं। पहला ही ऑप्शन होगा, ये वाली होगी हमारी क्रस्ट, जो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से मिलकर बनी है। SiAl, यानी कि Si+Al, यानी कि सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर के बनी है। दूसरी परत कौन सी होगी हमारी? मेंटल। मेंटल बोलते हैं इसको। मेंटल परत यानी कि दूसरी होगी, जो सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बनी है। Si+Mg, यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर के बनी होती है। काफ़ी ठोस परत होती है ये, जो है ये परत कौन सी ठोस होती है? तो हमसे पूछे कौन सी परत सबसे ज़्यादा ठोस है, तो ये होती है हमारी मेंटल परत। तीसरे नंबर पे आती है कोर। कोर दो प्रकार की है, एक तो बाह्य कोर होगी और एक आंतरिक कोर होगी। सबसे बोलते हैं बाह्य कोर, दूसरी है आंतरिक कोर। यहाँ आएगी बाह्य कोर हमारी तीसरे नंबर पे, बाह्य, और ये आंतरिक कोर, ये होगी हमारी आंतरिक कोर, आंतरिक करोड़। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। पहली होगी प्रॉपर्टी, फिर मेंटल, फिर बाहरी करोड़ और फिर आंतरिक करोड़। करोड़ को दो भागों में दर्शाया है यहाँ पर, बाहरी और ये सबसे नीचे जो है आंतरिक। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? दिए गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति दी गई है। यहाँ पर देखो आरेख बना के दिया है, और ये क्या है बताइए कि ये क्या दर्शाता है? तो ये क्या दर्शाता है? ऐसे समकोण बनाया है, तो ये क्या दर्शा रहा है, ये हमें बताना है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा लघु ज्वार। क्या दर्शा रहा है ये? लघु ज्वार को दर्शा रहा है। इसका मतलब होता है, यानी कि जब जो होते हैं नीप टाइड, यानी कि नीप टाइड क्या होते हैं? जिस समय सूर्य, चंद्रमा और जो होते हैं सूर्य, चंद्रमा और ये क्या है पृथ्वी, क्या होते हैं? एक रेखा में नहीं होते, यानी कि एक समकोण बनाते हैं, तो ये क्या नीप टाइड की स्थिति होती है, यानी कि लघु ज्वार आते हैं उस टाइम पे। जब ये सीधी रेखा में होंगे, सूर्य,
पृथ्वी और चंद्रमा जब तीनों सीधी रेखा में आ जाएंगे तब क्या होगे, वृहत ज्वार आते हैं, वृहत ज्वार, जो कि काफ़ी नुकसान करते हैं। और ये जो होते हैं ये जो है ज़्यादा बलशाली नहीं होते, काफ़ी जो है कम नुकसान होता है इनसे, और काफ़ी जो है आकर के रह जाते हैं। लघु ज्वार बोलते हैं इनको, छोटे ज्वार। ये काफ़ी जो है भारी भरकम ज्वार आते हैं जब जब ये सीधी लाइन में होते हैं तीनों, जब ये समकोण की स्थिति में है। अब चित्र में क्या दिया है, समकोण स्थिति में दिए हैं, सीधी रेखा में नहीं है। यहाँ पर चंद्रमा है, पृथ्वी है और सूर्य है, इस तरह से समकोण बना रहे हैं, तो ये होंगे लघु ज्वार भाटा। क्वेश्चन नंबर 35 देखो, जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाती है, बड़े मोड़ बना करके बहती है, तो क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, क्या कहलाती है ये, बताओ क्या कहलाती है। अपना ऑप्शन लगा लिया। इसको तटबंध बोलते हैं, बाढ़ का मैदान बोलते हैं, विसर्प बोलते हैं, या चाप झील बोलते हैं। देखो, जब भी नदी मैदान में प्रवेश करती है, ऊपरी भाग से आती है, मैदान में प्रवेश करती है, तो किस तरह से बहती है, इस तरह से, इस तरह से बहती है, एस के आकार में ऐसे। और क्या संरचना बन जाती है, इस तरह से कौन चलता है, आप सभी को पता है, सांप ऐसे ही चलता है, तो ये विसर्प आकृति बनाती है। जब मैदान में प्रवेश करेगी तो मुड़ मुड़ कर यानी कि बड़े बड़े मोड़ बनाएगी, तो इसको क्या बोलते हैं, विसर्प आकृति। और चाप झील का निर्माण कब होता है, जब नदी इस तरह से मोड़ खाती हुई बहती है और फिर जब यहाँ पर कंकर पत्थर जो स्लो हो जाती है गति, तो यहाँ पर जमा हो जाते हैं और फिर नदी क्या करती है, अपनी गति यहाँ से चेंज कर लेती है। और जब यहाँ पानी जमा हो जाता है ना, तब यहाँ पर एक ऐसे झील का निर्माण हो जाता है, तो इसको बोलते हैं गोखुर झील, चाप झील, गोखुर झील या फिर चाप झील। तो ये क्या कहलाती है, जब बड़े बड़े मोड़ बनाकर बहेगी तो इसको बोलते हैं विसर्प। 36 देखो, अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े व दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद है उपयोगी होगा, कौन सा साधन उपयोगी होगा। देखो, वायु मार्ग हो, रेल मार्ग हो, सड़क मार्ग हो या जल मार्ग, परिवहन के लिए सभी मुख्य मार्ग हैं, यानी कि परिवहन सभी से जो है बराबर होता है। इन सब में क्या है, वायु मार्ग अधिक जो है दुर्गम क्षेत्रों में आपदाओं के समय लोगों को बचाने के लिए, भोजन, कपड़े, जल, ये सब पहुंचाने के लिए कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर रेल मार्ग नहीं जा पाती, जो है ट्रेन नहीं जाएगी। दुर्गम क्षेत्र क्या होते हैं, कई बार बाढ़ आ गई, कहीं पर जो है भूकंप आ गया, ऐसे क्षेत्रों में तो कौन ज़्यादा उपयोगी होगा, हेलीकॉप्टर वहाँ जा सकते हैं, क्योंकि बाढ़ एकदम ऊपर तो नहीं जाएगी ना, पानी तो नीचे जो है तहस नहस कर देगा सब चीज़ों को। भूकंप आया होगा तो जो है घर गिर गए, बिल्डिंग गिर गई, इस तरह से, तो वहाँ भी हेलीकॉप्टर यानी कि वायु मार्ग उपयोगी होगा वहाँ पर। जल, कपड़े या फिर दवाओं को वितरित करने के लिए कौन सा साधन उपयोगी होगा, वायु मार्ग। अगला देखो, भूगोल की वे शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है, क्या कहलाती है, क्या कहलाती है। जनसंख्या की संरचना, जनसंख्या से ही समझ लो आप, भूगोल की वो शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है, तो वो जनसांख्यिकी कहलाएगी, क्योंकि मानव जनसंख्या का सांख्यिकी अध्ययन क्या कहलाता है, सांख्यिकी कहलाएगा। और सांख्यिकी क्या है, विश्लेषण है, यानी कि शिक्षा, राष्ट्रीयता, धर्म, जातिवाद, इन सभी चीज़ों को जो हम मानदंड के आधार पर विभाजित करके पूरे समाज पे और समूहों के ऊपर लागू करती है, सभी को अलग अलग जो है वर्गों में बांट देती है, इस प्रकार से। इसमें हम जनसंख्या का आकार जो है इसके बारे में जानकारी लेंगे, जन्म, प्रवास के बारे में, व्यय संधि होगी, मृत्यु दर, जन्म दर, इन सभी की चीज़ें, प्रवास यानी कि कहाँ से कितना हुआ, किस देश में गए हैं, इन सभी के बारे में, कि आप्रवास कितना हुआ, उत्प्रवास कितना हुआ, इस तरह से। तो ये जनसंख्या से संबंधित क्या है, जनसांख्यिकी। अगला देखो, अभिकथन ए है, सूर्य जो है गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। पहला कारण है, सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है, अस्त बताया है। कारण क्या है, अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है, तो कारण देखिए इसका कारण दिया है,
भारत में देशांतीय विस्तार कितना हमारा 30 डिग्री। भारत में देशांतीय विस्तार कितना है 30 डिग्री पूर्व है। कितना है पूर्व है। सूरज की किरणें एक देशांतर को पार करने में कितना समय लेती हैं 4 मिनट का समय लेती हैं। सभी को पता है ना 4 मिनट का समय लेती हैं एक देशांतर को पार करने में। ये एक देशांतर है, ये एक है, इसको पार करने में कितना टाइम लेगी 4 मिनट का। और बराबर क्या हुआ 30 गुना 4 यानी कि देशांतर 30 डिग्री देशांतर है, 30 देशांतर है तो तीनों 30 को पास करने में कितना समय लेगी गुना 4 यानी कि 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का समय लगेगा। लगभग कितना समय लगेगा 2 घंटे का समय लग जाएगा। तो इस प्रकार से पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। सभी को पता है यहाँ पश्चिम है और इस तरफ में पूर्व है। तो पृथ्वी कहाँ घूमती है पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। इसलिए अरुणाचल प्रदेश में सूर्य पहले दिखता है और गुजरात में 2 घंटे बाद दिखाई देता है। इसीलिए बोलते हैं जो सूर्य क्या है अरुणाचल प्रदेश में पहले और गुजरात में बाद में दिखाई देता है। तो सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। इसका मतलब सही है, अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। बिल्कुल सही, यानी कि 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। आंसर क्या होगा इसका इसका आंसर है 1 और R दोनों सत्य हैं और R A को स्पष्ट करता है। बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। गैर परंपरागत स्रोत पूछा है। परंपरागत स्रोत कौन से होते हैं वे स्रोत जिन्हें हम प्राचीन समय से इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि जो है पुराने ज़माने से दादा परदादाओं के ज़माने से हम उसको यूज कर रहे हैं, उसको बोलते हैं परंपरागत। और गैर परंपरागत जिनको हम क्या करते हैं वैकल्पिक स्रोत होते हैं। वैकल्पिक गैर परंपरागत यानी कि आधुनिक युग में सौर ऊर्जा हो गई, पवन हो गई, भूतापीय ऊर्जा हो गई, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस, ये सभी क्या है गैर परंपरागत। और जो है गैर परंपरागत और परंपरागत हो गई हमारा ईंधन हो गया, प्राकृतिक गैस हो गई, कोयला हो गया, ये तीनों क्या हो गए गैर ना परंपरागत हो गए तीनों। और गैर परंपरागत कौन सा हो जाएगा सौर ऊर्जा। गैर परंपरागत ये होगी हमारी गैर परंपरागत जो आधुनिक युग में हम यूज करते हैं। पहले के युग में ईंधन यूज करते थे, लकड़ी वगैरह जंगलों से काट कर लाते थे, फिर प्राकृतिक गैस आ गई थी, उसके बाद कोयले का उपयोग करते थे। तो आंसर हो जाएगा हमारा 3 यानी कि सौर ऊर्जा क्या है गैर परंपरागत स्रोत है। अगला देखो, विशेष रूप से निर्मित टैंक और तालाबों में मछली का प्रजनन क्या कहलाता है। क्या कहलाता है ये मछली का प्रजनन पीसी कल्चर कहलाता है। सिंपल सा आंसर है। और जो अंगूर की खेती होती है उसको क्या बोलते हैं अंगूर की खेती के लिए विटीकल्चर। अंगूर के लिए ये याद रखना, अंगूर की खेती के लिए अंगूर की खेती विटीकल्चर होती है। हार्टिकल्चर क्या होती है हार्टिकल्चर विज्ञान क्या कहते हैं उद्यान विज्ञान कहलाती है। हार्टिकल्चर को उद्यान विज्ञान कहलाती है हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर में क्या करते हैं उन पौधों का अध्ययन करते हैं जैसे कि हम फल सब्जी नट सजावटी पौधे फल फूल ये आदि प्राप्त करते हैं। रेशम कीट पालन के लिए हम क्या करते हैं सेरीकल्चर। क्या करते हैं रेशम कीट के लिए रेशम कीट समझ जाओगे ना रेशम कीट लिखने से सेरीकल्चर। अगला देखो, स्थल का एक संकरा भाग जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसको क्या कहते हैं। स्थल का एक भाग जल संधि तो होगी नहीं क्योंकि जल के द्वारा जोड़ा गया भाग होगा, ये तो होगी नहीं। तो क्या होगा हमारा स्थल संधि या फिर संकरी पट्टी होती है। स्थल संधि होती है स्थल के द्वारा, ऊपर लिखा हुआ है पहले से ही स्थल भागों को आपस में जोड़ने वाली पट्टी क्या कहलाती है स्थल संधि। 2 जो कि जैसे कि पृथ्वी यहीं पर है, मान लो
स्थल है, यहाँ पर जल का भाग अलग है, स्थल अलग है, वायु अलग है, इस प्रकार से। तो स्थल भाग आपस में जब जुड़ते हैं दो भूमि तो उसको बोलते हैं स्थल संधि। ये एक क्या होती है, संकरी पट्टी, जो विशाल भूखंड होते हैं ना अलग अलग, उनको आपस में जोड़ती है। जैसे कि पनामा स्थल संधि हो गई, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ती है। लिख लो, पनामा स्थल संधि, पनामा स्थल संधि एग्जाम्पल। किसको जोड़ती है? उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका व दक्षिण अमेरिका दोनों को आपस में जोड़ती है पनामा स्थल संधि। उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को कौन जोड़ती है? पनामा स्थल संधि। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है हमारा। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में है। कहाँ पर है? दक्षिणी गोलार्ध में। कहाँ है? दक्षिणी गोलार्ध में है। और ये क्या है? क्षेत्रफल यानी कि 77 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल पूछ ले तो 77 लाख वर्ग किलोमीटर है। विश्व के भूभाग का 5.9%। अगला देख लो 43 का, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में क्या शामिल है? उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में इतिहास है, भूगोल हो गया हमारा, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र। क्या क्या शामिल है? इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र, यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। 44 देखो, आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विद्या का विरोधाभासी है? इसमें क्या किया जाता है आगमनात्मक में? एक तो जैसे कि ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाना, विशिष्ट से सामान्य की तरफ जाना, यानी कि पहले से जो ज्ञात ज्ञान है उसके बाद हम एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। विशिष्ट से सामान्य की तरफ जाना, मूर्त से अमूर्त शिक्षण की ओर जाना। आगमनात्मक विधि, ये हमारी पेडागोजी का क्वेश्चन है, आगमनात्मक विधि। और इसमें देखो व्याख्यात्मक विधि होती है। इसमें शिक्षक व्याख्या करता है और छात्र निष्क्रिय श्रोता यानी कि सिर्फ सुनता है, बिना क्रिया करे, बिना बोले, कुछ भी करे, सिर्फ सुनता है। किसमें? व्याख्यात्मक शिक्षण में। और इसमें क्या होता है, ये उच्च कक्षाओं में प्रयोग की जाती है, जैसे कि 10th के बाद 11th 12th हो गई, इस तरह से। और इस विधि में पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग करते हैं। पूर्ण से अंश यानी कि जो पूरा हो गया है उसके बाद जो होते हैं एग्जाम्पल वगैरह देते हैं। तो क्या करते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको क्या करते हैं हम, पहले जो है सारे जो नियम वगैरह हम क्या करते हैं समझा देते हैं थोड़े थोड़े। फिर उनको जो है ना पहले जो है एग्जाम्पल देते हैं छोटे बच्चों की क्लास में कि चिड़िया ऐसी है, वैसी है, ऐसे बोलती है। फिर हम उनको बताते हैं नियम। लेकिन जो बड़े होते हैं ना उनको हम सिर्फ नियम बता देते हैं, फिर एग्जाम्पल वो खुद सेट कर देते हैं उनके एग्जाम्पल। तो नियम से सामान्य से नियम की तरफ जाना। अगला देखो 45 का, दिए गए कथन ए बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन करना है। ये भी पेडागोजी का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है 45 नंबर, आलोचनात्मक कथन दिए हैं, ए और बी को पढ़ना है और सही उत्तर का चयन करना है। अभिकथन पहला क्या है, आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग का विस्तार को बढ़ावा देती है। क्या है, क्या बताया इसने, आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण व विचारों के अनुप्रयोग में विस्तार में बढ़ावा देती है। तो ये कथन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा बिल्कुल। ये दूसरों के यानी कि यह दूसरों के तर्क और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन में मदद नहीं करती है। नहीं कहा है ना, तो ये गलत हो जाएगा, नहीं दिया है इसमें। यानी कि ये क्या करती है, अगर आलोचनात्मक क्रिटिकल थिंकिंग हम करेंगे किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी भी हम विचार करेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे, तो ये विस्तार को बढ़ावा देगी और ये दूसरों के तर्क और विश्वास को समझने में मदद करती है हमारी। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अगर नहीं होता ना यहाँ पर
नहीं, जैसे कि यहाँ नहीं दिया है, अगर ये नहीं होता, अगर ये होता मूल्यांकन करने में मदद करती है तो ये सही हो जाता है दोनों, लेकिन यहाँ पर नहीं दे दिया तो नहीं, गलत हो जाएगा। क्रिटिकल थिंकिंग हमारी हेल्प करती है दूसरों को समझने में, तर्क समझते हैं, विश्वास करते हैं उनको समझते हैं और उनका मूल्यांकन करते हैं, तो ये मदद करती है क्रिटिकल थिंकिंग। तो ए सही हो जाएगा बिल्कुल, और बी हमारा गलत हो जाएगा। तो ए सत्य है व बी असत्य है, ए आंसर हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन है 46 का, अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है। अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है, तो पहला क्या दिया है, इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े हैं, अनुसंधान के लिए एक संख्यात्मक दृष्टिकोण है, या फिर मैट्रिक इकाइयों में पाए गए आंकड़े हैं, या फिर आंकड़ों के संग्रह के विश्वसनीय तरीकों का उपयोग करके एकत्रित आंकड़े हैं। तो आंसर क्या होगा, अपनी इंद्रियों के माध्यम से प्राथमिक स्रोतों से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े अनुभवजन्य साक्ष्य कहलाते हैं। तो इंद्रियों के माध्यम से जो हम वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े होते हैं, इंद्रियों के द्वारा हम ग्रहण करते हैं डाटा, उसको क्या बोलते हैं, अनुभव। हम अनुभव करते हैं सब चीज़ों को, तो वो उनको बोलते हैं अनुभवजन्य साक्ष्य। आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक आंसर हो जाएगा हमारा, और बाकी की क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, और ये सही हो जाएगा पहले वाला। भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रतिकृतियाँ या मॉडल शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त हैं। क्या दिया है, भौतिक विशेषताओं के लिए मॉडल होती हैं वो शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त होती हैं। तो कौन सी होती हैं, इतिहास होती है, या फिर अर्थशास्त्र या भूगोल, या फिर क्या है हमारी राजनीतिक विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस। इनमें से क्या उपयोगी होता है, सबसे उपयोगी होगा हमारा भूगोल। आंसर हो जाएगा 3, भूगोल। भौतिक विशेषताओं और जो हमारी मॉडल होती हैं उनको भूगोल शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त होती हैं। भूगोल शिक्षण में हम क्या करते हैं, कंपास, ग्लोब, मानचित्र, इन सभी चीज़ों का उपयोग करते हैं, तो ये होती हैं जो सबसे ज़्यादा शिक्षण में उपयोगी होती हैं। तो भूगोल हो जाएगा। स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार से हम करते हैं, किस प्रकार का स्रोत है। स्थानीय जो समाचार पत्र होते हैं उनसे हम मौसम की जानकारी लेते हैं, तो ये किस प्रकार के स्रोत होंगे, ये होंगे द्वितीय प्रकार के स्रोत। आंसर क्या हो जाएगा, 2। आंसर हो जाएगा 2, द्वितीय प्रकार के स्रोत। प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं, जो पहली बार अन्वेषण और गणनाओं के द्वारा संग्रहण करते हैं, जो सीधे हमें जो होते हैं ना, सीधे प्राप्त होते हैं, प्राथमिक गणनाएं होती हैं। ये आंकड़े मौलिक रूप से तैयार होते हैं, जैसे कि जनसंख्या हो गई, उत्पादन की मात्रा हो गई, इस प्रकार से, तो ये प्राथमिक आंकड़े होंगे। द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं, जो दूसरों द्वारा जो है इकट्ठे किए जाते हैं, दूसरे के द्वारा हमें जानकारी मिलती है, जैसे कि स्थानीय समाचार पत्र से हमें मौसम की जानकारी प्राप्त होती है, तो मौसम विभाग जानकारी इकट्ठा करता है, फिर हमारे पास आती है, इस प्रकार से। सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कला में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं। सीखने की अक्षमता यानी कि सीखने की क्षमता नहीं है उन जिन बच्चों में, वो किस प्रकार से कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं, तो समावेशी शिक्षा इसका आंसर हो जाएगा। समावेशी शिक्षा में सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा, चाहे वो क्या होती है, अक्षमता वाले हो चाहे नॉर्मल बच्चे हों, सभी के लिए अनिवार्य शिक्षा। तो अक्षमता वाले बच्चे हो या नॉर्मल बच्चे होते हैं, अन्य छात्रों के साथ अच्छे से सीखते हैं, वो होती है हमारी समावेशी शिक्षा। इसका तात्पर्य क्या है, समाज के सभी वर्ग बच्चों को शिक्षा के लिए मुख्य धारा में समाविष्ट करके उनको शिक्षा का अधिकार देते हैं, उपलब्ध करवाते हैं। अगला है क्वेश्चन हमारा, ये सारे क्वेश्चन पेडागोजी के हैं, जो कि हमारे हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी सभी इनमें शामिल हो जाती हैं। और ये पेडागोजी एचटेट में भी आती है, सीटेट में भी आ जाती है। और ये जो क्वेश्चन आते हैं एसएस वाले, ये 6 to 8 भी होते हैं ना, तो 6 to 8 जो है एचटेट में भी आएगी और सीटेट में भी आएगी। तो दोनों जो है स्टूडेंट्स एचटेट वाले हो या सीटेट वाले हो, दोनों के लिए ही उपयोगी होती है। और दोनों ही एग्जाम जो है साथ ही साथ आने वाले हैं। आपका पता है कि 14 का जो है सीटेट की डेट दी है, और 14 दिसंबर की, 8 दिसंबर 7 और 8 की दी है एचटेट की। तो दोनों के लिए उपयोगी होगी ये वीडियो, एसएसटी वालों बच्चों के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा 50 का, निम्नलिखित सिद्धांत किसने दिया था। सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं, लेकिन विभिन्न दरों से, और इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूहों के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। किसने कहा था, ये कथन किसका है, तो ये कथन हो जाएगा जीन पियाजे का। आंसर हो जाएगा जीन पियाजे। जीन पियाजे क्या थे, स्विट्जरलैंड के एक मनोविज्ञान थे, जो बाल विकास पर किए गए कार्य थे उनके लिए प्रसिद्ध थे। जीन विज्ञान ने विकासात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ी हस्ती थी, और बच्चों का निरीक्षण करने में पियाजे में
विलक्षण परिभाषा थी, यानी कि काफ़ी जो उन्होंने परिभाषाएं दी थी बच्चों के बारे में, उनको काफ़ी ज्ञान था। उन्होंने कई जो है क्या है कई परिभाषाएं दी हैं, कई जो उनके विचारधाराएं थी बच्चों को लेकर के। तो जीन पियाजे ने क्या किया था, विकासात्मक मनोविज्ञान थे ये, और इन्होंने कहा था कि सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं, सभी बच्चे एक समान अनुक्रम से गुजरते हैं। और क्या होते हैं, शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूह के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। शिक्षक को केवल कक्षा के लिए नहीं बल्कि उनके व्यक्तित्व को निखारने के लिए योजनाएं बनानी चाहिए। कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को क्या चाहिए होता है। कक्षा में सहकारी जो है होती है शिक्षा, उसको बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को क्या चाहिए होता है। तो ऑप्शन क्या है, छात्रों को बहस व चर्चा करने में लगाना, बहस तो करनी ही नहीं है, बिल्कुल नेगेटिव हो गया हमारा। उन्हें व्यक्तिगत परियोजनाएं देना, ये भी क्या हो जाएगा, बहस, सहकारी शिक्षा है ना, तो ये बहस में ही लगाना हो जाएगा, ये सही हो जाएगा भाई, आपस में बहस में लगाना। इनसे क्या होती है, सहकारी, उनको बाहर निकल के क्या होता है, कोऑपरेटिव लर्निंग करनी पड़ती है ना, तो उसको प्रमोट करने के लिए क्या करना पड़ता है टीचर को, उनको बहस व आपस में चर्चा में लगाना चाहिए। ये पॉजिटिव है, पहला ही आंसर हो जाएगा सही। सॉरी पहले गलत बताने के लिए, पहला हो जाएगा सही। उनको व्यक्तिगत परियोजनाएं देनी है, बिल्कुल नहीं। बहस व चर्चा से क्या होता है, एक दूसरे के विचारों को जानेंगे, वो निष्कर्ष पर निकलेंगे लास्ट में कि क्या निष्कर्ष निकला इनकी आपस में बहस होने से, उनमें आत्मविश्वास भी आएगा। इस प्रकार से उनको बहस करनी चाहिए, आपस में चर्चा करनी चाहिए बच्चों को। तो सहकारी शिक्षा यानी कि प्रमोट, किसको प्रमोट करने के लिए, कोऑपरेटिव लर्निंग को। तो क्लास में टीचर को क्या करनी चाहिए, डिबेट और डिस्कशन, पॉजिटिव हो जाएगा, पहला आंसर सही होगा। 52 देखो, एक आत्मनिर्देशित अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास करती है, उसको क्या कहते हैं। एक आत्मनिर्देशित अनुशासित सोच जो कि उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास करती है, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम आलोचनात्मक, क्रिटिकल थिंकिंग। आलोचनात्मक इंग्लिश में पढ़ लो, आलोचना का मतलब नेगेटिव मत सोच लेना, इंग्लिश में पढ़ो, क्रिटिकल थिंकिंग, गहराई में सोचना, आलोचनात्मक चिंतन। एक आत्मनिर्देशित आत्म अनुशासित जो सोच जो उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास करती है, उच्चतम स्तर पर, तो उसको बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग करना। अजंता की गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए जो रंग है निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त हुए हैं, किस सामग्री से प्राप्त हुए थे। अजंता की गुफाओं में जो रंग इस्तेमाल किए गए थे चित्र बनाने के लिए, उनका उपयोग वो किससे प्राप्त हुए थे, किस सामग्री से प्राप्त हुए हैं, वो प्राकृतिक वस्तुएं जैसे कि पौधे, खनिज, इन सब से निर्मित जो रंग होते हैं वो अजंता की गुफाओं में क्या होते हैं, चित्रकारी की गई है उनसे, प्राकृतिक रंग वस्तुओं जैसे पौधों से प्राप्त रंगों की। और अजंता की गुफा में चित्रों की चमक आज 1000 से भी अधिक वर्ष बीतने के बाद भी वैसी की वैसी है, बिल्कुल एकदम नॉर्मल जैसी चमक है इतने सालों के बाद भी। ये क्या होती है, भित्ति चित्रकारी के लिए विख्यात होती है। इन चित्रों में बौद्ध धार्मिक आख्यान व देवताओं के जीवन का वर्णन किया गया है, देवताओं के वर्णन किया गया है। तो ये प्राकृतिक कलर होते हैं जैसे कि पौधे से, खनिजों से प्राप्त होते हैं। सबसे पुरानी पांडुलिपि कहाँ पर लिखी गई थी, सिंपल सा क्वेश्चन है, ताड़पत्रों पर। कहाँ पर मिली है हमें, ताड़पत्रों से। सबसे पुरानी पांडुलिपि ताड़पत्रों के ऊपर लिखी गई थी, जैसे कि ताड़पत्र के बाद भोजपत्रों के ऊपर मिली थी, इसके बाद में भोजपत्रों पे मिली थी, भोजपत्र पे, उसके बाद ताम्रपत्र पे, उसके बाद सुवर्ण पत्थर पे। इनका उपयोग किया गया था और ये व्यक्तियों के द्वारा हाथ से लिखी गई थी, और इनको हस्तप्रति या फिर क्या है, लिपि ग्रंथ इत्यादि नामों से भी जानते हैं पांडुलिपियों को। मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि काल सबसे लंबी है, तो सबसे लंबी कौन सी है, पूरा पाषाण काल। कौन सी होगी हमारी, पूरा पाषाण काल। इसकी अवधि मानव इतिहास में सबसे लंबी मानी गई है, क्योंकि प्राग ऐतिहासिक युग का ये समय है जब मानव ने पत्थर के औजार बनाना सबसे पहले स्टार्ट किया था। इसमें पत्थर के औजार बनाना सबसे पहले स्टार्ट कर दिया था इसमें, पूरा पाषाण काल में। पाषाण से ही आप समझ आना, पत्थर का
और इसका यूज करना स्टार्ट कर दिया था। और ये काल लगभग आधुनिक काल से 20 से 25 लाख वर्ष पहले से भी, यानी कि 12,000 साल जो है विकसित हुआ था। 20-25 लाख साल से लेकर के 12,000 साल पहले तक सबसे लंबी अवधि थी पूरा पाषाण काल की। इसके बाद में मध्य पाषाण काल स्टार्ट हुआ था, जब मानव ने खेती करना स्टार्ट कर दिया था। अगला क्वेश्चन क्या है 56 का, देखो दिए गए कथन ए बी को पढ़ना है, ए बी को पढ़ना है और सही उत्तर का चयन करना है। तो मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान है। ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा ये। यह खेती व पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं, तो दोनों ही सही हो जाएंगे हमारे। देखिए मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान है और यहाँ पर पुरातात्विक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थान है ये। और ये नवपाषाण युग में जो है बहुत ही अवशेष मिले हैं यहाँ पर नवपाषाण काल के बहुत से जो है अवशेष मिले हैं। ये स्थान वर्तमान में बलूचिस्तान यानी कि पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान में। और यहाँ पर कृषि व पशुपालन के साक्ष्य भी पाए गए हैं, जिनसे पता चलता है कि ये लोग गेहूँ और जौ की खेती करते थे। गेहूँ 3 प्रकार के और जौ 2 किस्मों के उगाए जाते थे। और मेहरगढ़ को बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी भी कहते हैं। बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी, मेहरगढ़ को बोलते हैं, बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी इसको बोलते हैं। तो ए और बी दोनों सत्य हो जाएंगे। आंसर क्या होगा, नंबर 4। भारत ने निम्नलिखित राज्यों में से किस एक स्थान में हड़प्पा के नगर यानी कि सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? कहाँ पर मिले हैं? गुजरात में। आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात में। गुजरात में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं। गुजरात में लोथल के बाद अभी कुछ समय पूर्व खोजे गए तो धोलावीरा था, उसको भी नगर की संज्ञा दी गई है। किसको? धोलावीरा को। और धोलावीरा किसकी श्रेणी में आते हैं? पतन शहर की श्रेणी में आते हैं। सबसे अधिक जो हड़प्पा स्थल है वो गुजरात में पाए गए हैं। आंसर होगा गुजरात। अगला है ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई थी? तो आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा। वेदों की रचना वैदिक काल में हुई थी और ऋग्वेद की जो मूल रूप से संस्कृत भाषा में रची गई थी ऋग्वेद। ऋग्वेद के इतिहासकार हिंदी यूरोपियन भाषा परिवहन की जो है अभी तक उपलब्ध जो पहले रचनाएं थी उनमें से एक मानते हैं इसको। प्रमुख हिंदू ग्रंथ है ये, सबसे प्रमुख हिंदू ग्रंथ किसको बोलते हैं? ऋग्वेद को। 59 देखो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व मगध महाजनपद के पहले शासक कौन थे? 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व पहले शासक मगध महाजनपद के, तो कौन हो जाएंगे? बिंबिसार। आंसर हो जाएगा बिंबिसार, मगध महाजनपद के। ये हमने आज ही किया है मगध और मौर्य साम्राज्य के बारे में, उसमें एचटेट वालों के लिए पढ़ी थी मैंने मौर्य और मगध साम्राज्य। तो बिंबिसार हो जाएगा इसका पहला शासक। बिंबिसार के बाद कौन हो जाएगा? अजातशत्रु, इसका पुत्र, जिन्होंने बिंबिसार को बंदी बनाया था और फिर उन्होंने गद्दी जो है खुद संभाली थी, सत्ता के लिए अपने पिता को बंदी बना लिया था। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा 60। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ के त्रिरत्नों में नहीं है? बुद्ध के जो रत्न थे वो था, एक तो बुद्ध था, एक तो धम्म और एक संघ। बुद्ध, धम्म और संघ। अहिंसा क्या थी उसके त्रिरत्नों में शामिल नहीं थी। नहीं पूछा है ना, तो आंसर ही हो जाएगा हमारा अहिंसा। अगला देखो निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? तो राज्यसभा के चुनाव का सदस्य कौन करता है? पहला आंसर है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता, दूसरा है संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता, तीसरा है लोकसभा के सदस्य और चौथा है विधानसभा के सदस्य। राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है। कौन होता है? राज्यसभा। और राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। क्या? राज्यसभा क्या है? स्थायी सदन होता है और इसको कोई भी भंग नहीं कर सकता। और राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं? 245 सदस्यों का चुनाव होता है, जिसमें से 12 को राष्ट्रपति होता है, जो 12 को राष्ट्रपति नामांकित करता है। राष्ट्रपति नामांकित करता है किनको? 12 को। एक सेकंड रुकना जरा। हाँ, 12 को राष्ट्रपति नामांकित करता है, जबकि अन्य सदस्यों का वोटिंग के जरिए चयन होता है, जिनमें से जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि यानी कि विधायक ही हिस्सा लेते हैं। विधायक हिस्सा लेते हैं उसमें।
और उनका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का होता है, और इसके 1/3 सदस्य 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ये थी राज्यसभा की कहानी। तो इनका सदस्यों का चुनाव कौन करता है, वोटिंग के जरिए होता है, जिनमें विधायक हिस्सा लेते हैं, विधानसभा के सदस्य यानी कि विधायक। अगला है, भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया है। भारत के द्वारा संसदीय और संघीय प्रणाली को अपनाया गया है। किसको, संसदीय व संघीय प्रणाली। अगला क्या है, अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं। अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं, तो नंबर हो गए 47। अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित है, 47। अगला है, भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है। किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, तो समानता के अधिकार का। सभी को समान अधिकार है, लेकिन जो जिनको अस्पृश्यता प्रथा होती है उसमें जो नीची जात के लोग होते हैं उनको जो है अलग दृष्टि से देखा जाता है, तो समानता के अधिकार का उल्लंघन हो जाएगा। और अनुच्छेद 14 में विधि के किस में इसका वर्णन दिया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 17 के द्वारा छुआछूत को अंत कर दिया गया था। किसके द्वारा अंत किया गया था, अनुच्छेद 17 के द्वारा। 65 का देखो, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, तो हमारे कितने मौलिक अधिकार हैं, सभी को पता है 6 मौलिक अधिकार हैं। कितने मौलिक अधिकार हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं। समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, और उसके बाद संवैधानिक विचारों का अधिकार। ये जो है धर्म की आज़ादी का अधिकार, ये इसमें नहीं दिया गया है। संपत्ति का अधिकार जो था उसको संस्कृति और धर्म की आज़ादी का भी अधिकार है। संपत्ति का अधिकार पहले था, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है 44वें संशोधन के द्वारा। 44वें संशोधन जो हुआ था संविधान का, उसके द्वारा हटा दिया गया था इसको, तो अब ये शामिल नहीं है इसमें। अगला देखो, अस्पृश्यता के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है। कौन संदर्भित करता है, तो जात पात के आधार पर ही तो हम जो है छुआछूत को लागू करते हैं ना, इस प्रकार से। मुख्यमंत्री को नियुक्त कौन करता है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। कौन करता है, आंसर हो जाएगा 3। राज्यपाल जो है इसकी नियुक्ति करता है मुख्यमंत्री की। और इसका वर्णन जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 163 के अंतर्गत की जाती है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है, 163 के अंतर्गत। अनुच्छेद 163 के अंतर्गत मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल 2 परिस्थितियों में अपने विवेक का प्रयोग करता है। एक तो प्रथम, विधानसभा में किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो और एक अधिक दल मुख्यमंत्री पद के लिए दावे कर रही हो। जबकि द्वितीय, जब विधानसभा के बहुमत दल का कोई सर्वमान्य नेता ना हो, तब जो है क्या होता है, जो इसका मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है, तो इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। राज्यों में इनकी नियुक्ति होती है और पालिका का प्रमुख होता है राज्यपाल। प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करवाता है, प्रधानमंत्री का पद भारतीय संघ के शासन का प्रमुख पद है और इसका चुनाव सांसदों के द्वारा होता है। तो इसका चुनाव किसके द्वारा होता है, सांसदों के द्वारा। संसदीय आम चुनाव के परिणाम के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति होती है। और वर्तमान में कौन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री का चुनाव किसके द्वारा होता है, सांसदों के द्वारा। अगला देखो, निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है। भारत का पहला नागरिक किसको कहते हैं,
तो भारत के संविधान के अनुसार देश का जो प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। आंसर हो जाएगा 3। तीसरा, देश का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? और ये भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। इसमें आंसर में नहीं दिया है, लेकिन अगर वर्तमान में पूछ ले तो वर्तमान का ही देना है। ये 18 का है ना। देश का द्वितीय नागरिक कौन होता है? उपराष्ट्रपति। द्वितीयक पूछ ले तो कौन होगा? उपराष्ट्रपति। और तृतीय नागरिक पूछ ले तो प्रधानमंत्री। किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा गया है? नागरिक पर राज्य का पूछ ले तो राज्यपाल होगा। राज्य का नागरिक कौन होगा? राज्यपाल। वर्तमान लोकसभा 2014 के बाद की पूछी गई है। 2014 के बाद वर्तमान लोकसभा है कौन सी? 2014 के बाद में 16वीं बताई है। आंसर यहाँ हो जाएगा 16वीं। भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? ये सारी चीज़ें वर्तमान में कौन क्या है ये सब याद करके जाना भाई। देखो इसमें पूछा गया है, तो ये 2018 का पेपर है, तो इसमें क्या है? रामनाथ कोविंद दिया है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? अगला देखो, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? नहीं पूछा है ना, तो इसके अंदर किसका उल्लेख नहीं किया गया है? राजनीतिक दलों का। राजनीतिक दलों का कोई उल्लेख नहीं है, बाकी चीज़ों का उल्लेख संविधान में किया गया है। राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है? राज्यसभा के सदस्यों को कौन नामांकित करता है? तो राज्यसभा के संसद क्या है? उच्च सदन है। और इसको जो है सभी को पता है कि राज्यसभा के 12 जो वो होते हैं 12 सदस्य, उनको नामांकित किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। कौन किसके द्वारा नामांकित किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। जैसे कि कोई विज्ञान के क्षेत्र में होता है, कोई समाज सेवा में, कोई कला साहित्य में, उनमें से 12 जो सदस्य होते हैं उनको नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था? संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो ये हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 77, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? एकमात्र पूछ ले तो हो जाएगा हमारा चक्रवर्ती राजगोपालचारी। चक्रवर्ती राजगोपालचारी ये वकील और लेखक, राजनीतिक विज्ञान दार्शनिक भी थे। वकील थे, लेखक थे और राजनीतिक जो होते हैं राजनीतिज्ञ दार्शनिक भी थे। भारत के संविधान कब अपनाया गया था? तो भारत का संविधान अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। किसको भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? भारत की रियासतों को एकीकृत करने में किसने भूमिका निभाई थी? तो आज़ादी के बाद जो रियासतें बिखरी पड़ी थी, तो भारत के भू राजनीतिज्ञ एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल का हाथ था, इनको एकीकृत करने में सारी रियासतों को। नंबर 80 देख लो आप। इसमें है निम्नलिखित में से कौन भारत संविधान की जो है समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करता है? तो भारत की संविधान की समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के कार्य करती हैं। समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएंगे डॉक्टर BR अम्बेडकर। 24 जनवरी 1950 तक भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। कब तक थे ये? 24 जनवरी 1950 तक। 1950 तक। अगला है 82 का। अगला क्वेश्चन कौन सा होगा? आज की क्लास में काफ़ी जो है मैं मानती हूँ कि डिस्टर्बेंस हुआ है। घर में जो सभी थे उनको पता ही नहीं था कि मैं वीडियो बना रही हूँ। सब आपस में ऐसे ही बातचीत कर रहे हैं, बच्चे शोर कर रहे हैं। तो आई एम सो सॉरी भाई, क्लास में इतना ज़्यादा शोर होने के लिए शायद आप पढ़ भी ना पाओ। कल से मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगी। और आज 82 का हम कर रहे थे। इसमें क्या है, 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे जो है मुगलों के नियंत्रण में था, तो वो अलग हो गया था। तो इसका आंसर होगा पहला ही मुर्शिद कुली खान ने।
ये बंगाल जो है भारतीय प्रांतों में बंगाल क्या था, संपन्नता की दृष्टि से पहले जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान था बंगाल का। और फिर इसके 1717 में सूबेदार बने थे। 1717 में कौन बने थे? मुर्शिद कुली खां सूबेदार बने थे, सूबेदार। और इन्होंने क्या किया था, अपनी जो राजधानी थी वो पहले ढाका थी और उसके बाद मुर्शिदाबाद। पहले ढाका थी और इन्होंने क्या किया था, चेंज करके ढाका से मुर्शिदाबाद में जो है स्थानांतरित कर ली थी। और इसी वजह से क्या हुआ था, इसी के नेतृत्व, इसी के जो है शासनकाल में जो मुगलों के नियंत्रण से ये बंगाल अलग हो गया था। 83 का देखो, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। आंसर क्या होगा? लॉर्ड कैनिंग। इनको चार्ल्स कैनिंग भी कहते हैं इनको। अगर आंसर में अगली बार कोई क्वेश्चन आ जाए, चार्ल्स कैनिंग इनका ही नाम है। 84 देखिए, किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया था कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा है और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता होगी या फिर आवश्यकता थी? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी कि ब्रिटिश शासन जो होता है, ब्रिटिश शासन अधिकार करेगा तो अच्छे से चलेगी, लेकिन इसने घोषित किया था कि अवध के ऊपर गलत तरीके से शासन कर रही हैं। अगर ब्रिटिश के शासन के अधिकार में होगा ये तो अच्छे से शासन होगा। कारखाने के विषय में पढ़ते हैं। पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि क्या होगी? अगला छोड़ दिया हमने एक ऊपर वाला। कानपुर किस शासक ने खुद को पेशवा कहा था? कानपुर का कौन सा शासक था जिसने खुद को पेशवा कहा था? तो आंसर होगा नाना साहेब। नाना साहब, इनका मूल नाम क्या था? धोंदू पंत। धोंदू पंत। और इनका जन्म हुआ था बिठूर में 1824 में। पेशवा बाजीराव द्वितीय जो था उसने नाना साहब को अपना दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार किया था। अगला होगा 86 का। कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि। तो हम जो है किसी कारखाने को पढ़ाना है तो उसकी यात्रा करना, आयोजित करना, औद्योगिक कारखाने की यात्रा करना। अगला होगा 87 का। एडुसेट का अभिप्राय। एडुसेट से क्या अभिप्राय है? एडुसेट से क्या अभिप्राय है? पहला क्या दिया है? रॉकेट जिसका उपयोग मानव निर्मित उपग्रहों को सूर्य की कक्षा में स्थापित करने के लिए किया जाता है। दूसरा है सौरमंडल में खोजा गया एक नया ग्रह। तीसरा है शिक्षण। तीसरा क्या है? क्षुद्र ग्रह जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाया गया है। और चौथा है एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मानव निर्मित भारतीय उपग्रह। ये मानव निर्मित भारतीय उपग्रह होता है ये। और इसको क्या है 2004 में स्थापित किया गया था। 20 सितंबर 2004 में स्थापित किया गया था एक कृत्रिम उपग्रह। पंचवाणी और बीजक निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा कबीर। आंसर क्या होगा? कबीर। अगला देखो, एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अथवा जो है अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, किस काल की कृति है? किस काल की कृति है ये? ये होगा आंसर राष्ट्रकूट काल की। राष्ट्रकूट काल की जो है राष्ट्रकूट काल की कृति है ये। एलोरा में चट्टान को काट करके कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया था। वहाँ पर विष्णु को नरसिंह के रूप में अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है। अगर लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? तो आंसर होगा ब्रह्म समाज। ये हिंदू धर्म से संबंधित प्रथम धर्म सुधार आंदोलन था। प्रथम धर्म सुधार आंदोलन था ब्रह्म समाज। और इसके संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय इसके संस्थापक थे।
जिन्होंने इसकी स्थापना की थी कलकत्ता में, लिख लो, कलकत्ता में कब की थी? 20 अगस्त 1828 को। ये था हमारा लास्ट का क्वेश्चन, जो कि उपनिषद में आस्था रखता था। धार्मिक संगठन था, पहला धार्मिक संगठन था हिंदू धर्म से संबंधित। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करके ज़रूर बता देना। अगर आपको CDP चाहिए तो मैं साथ साथ CDP भी करवा दूंगी, और सभी की अलग से मैं प्लेलिस्ट बना दूंगी CTET प्रीवियस ईयर के पेपर के नाम से। आप उसमें जा करके सारे जो है प्रीवियस ईयर के पेपर कर सकते हैं। और सभी बच्चों के लिए, HTET वाले हो CTET वाले हो, सभी के लिए 6 to 8 अनिवार्य है। 6 to 8 ऑल्सो दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट होगी जो है। तो HTET वाले बच्चे हो या CTET वाले, ये मत देखना कि CTET वालों के लिए वीडियो है तो CTET वाले बच्चे ही देखें। जो HTET की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को देखेंगे तो काफ़ी हेल्प होगी। 6 to 8 की उनकी रिवीजन होता चला जाएगा। पीछे इन्होंने जो कुछ भी नहीं पढ़ा होगा वो इसमें कवर हो जाएगा। सारे पेपर करेंगे हम 12 से लेकर के और लगभग 24 तक के पेपर होंगे, तो हम सारे पेपर कर लेंगे। ज़्यादातर CTET वालों का तो यहीं से कवर हो जाएगा, रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं CTET में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक सभी को। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।